हूं बंगाल वाली अर्पिता। जानना चाहोगे एसएससी घोटाले की पूरी कहानी? राजनीतिक दलों का मैसेज साफ है, सरकारी नौकरी के पचड़े में हाथ डालना है तो अपने रिस्क पर डालें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किस्मत पलटी खा सकती है। सवारी अपने माल की स्वयं रक्षा करें। इस गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए अब पश्चिम बंगाल में भी शिक्षक भर्ती घोटाला पकड़ में आया है। बात ईडी के छापे और ममता बनर्जी में कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी तक चली गई है। कुछ नाम खबरों में खूब तैर रहे हैं, पार्थ चटर्जी, एसएससी स्कैम और अर्पिता मुखर्जी। युवाओं के भविष्य के साथ इस घिनौने खिलवाड़ के पीछे कौन कौन है और पर्दे के पीछे कैसी राजनीति हो रही है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 का ये खास शो द अनटोल्ड स्टोरी। नौकरियों और परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या किसी दूसरी गड़बड़ी की खबरें ना आए तो हमें भी महीना कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। हाल के दिनों में इस अधूरेपन को पश्चिम बंगाल से आने वाली खबरों ने दूर किया है, और क्या खूब दूर किया है। धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं, कमरों में नोटों का ढेर मिल रहा है और केंद्र के खिलाफ बोलने का एक मौका न चूकने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को कहना पड़ रहा है कि जांच में दोषी साबित हुए तो ममता के करीबी बताए गए पार्थ चटर्जी पर कार्यवाही होगी। वह पार्थ जो फिलहाल एक केंद्रीय एजेंसी ईडी के मेहमान हैं। चलिए कहानी को शुरू करता हूं। इस कहानी में एक शब्द का जिक्र बार बार किया मैंने, एसएससी। इसका संबंध केंद्र द्वारा ली जाने वाली एसएससी परीक्षा से नहीं है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन है ये पूरा इसका नाम। इसके तहत होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सारा खेल शुरू हुआ है 2014 में, जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर के टेस्ट लिए गए। स्टेट लेवल सिलेक्शन स्टेट सीट के लिए अधिसूचना जारी हुई, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 2016 में जाकर तकरीबन 42,000 पदों के लिए 23 लाख के करीब लोगों ने आवेदन किया। 2016 में सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के 13,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के बाद एडमिट कार्ड से लेकर अपॉइंटमेंट के लेटर तक की कार्यवाही चलने लगी। जब अभ्यर्थी को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दिक्कत ये थी कि मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय हर अभ्यर्थी को उसका व्यक्तिगत स्कोर बताया गया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 2019 से कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाओं की शक्ल में शिकायतें पहुंचने लगी। एक याचिका में आरोप लगाया गया कि एसएससी के तहत भर्ती के लिए जो पैनल बनाया गया था उसका कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो गया था। बावजूद इसके कम से कम 25 लोगों को नियुक्त कर लिया गया। बाद में यह संख्या 500 तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में खूब झड़प देखने को मिली, लेकिन झड़प के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म नहीं किया और वे अपने धरने को कोलकाता के प्रसिद्ध मैदान में ले आए। तकरीबन 1.5 साल से सतत, जी हाँ सही शब्द सुन रहे हैं, सतत तरीके से चल रहे धरने में अब कई बहालियों के अभ्यर्थी अपनी अपनी फरियाद लेकर जुड़ गए। सबकी मांग भर्तियों से जुड़ी हुई है, लेकिन सभी की शिकायत घोटाले या गड़बड़ी से जुड़ी हो ऐसा नहीं है। कोई अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है, वो चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी की जाए और उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के अफसर प्रदर्शनकारियों से कई बार मिले, लेकिन वो बहाली का वादा नहीं कर पाए। फरवरी 2022 आता है, जब ये मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आता है। न्यायालय ने मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट पर कई सवाल उठाए। न्यायालय ने पूछा कि इंसान अली, जो कि सीरियल नंबर 144 पर थे, के लिए नियुक्त अनुशंसा किस आधार पर की गई, जबकि इंसान अली से ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी भी थे। न्यायालय ने एसएससी को जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त दिया। अगले दिन एसएससी ने न्यायालय में कह दिया कि सीरियल नंबर 144 के लिए अनुशंसा गलती से कर दी गई थी। यह सुनकर न्यायालय बहुत नाराज हुआ। न्यायालय ने कहा कि गलती वाली बात कतई हजम नहीं हो सकती। न्यायालय ने न सिर्फ इंसान अली की बहाली को रद्द किया, बल्कि उन्हें 3 महीने में पूरी तनख्वाह भी लौटाने को कहा। अब
तृणमूल नेता कहते रहे कि हम किसी अर्पिता को नहीं जानते। अर्पिता भी कह रही है कि उनका तृणमूल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोलकाता के पत्रकार ये बताते हैं कि अर्पिता मुखर्जी के जो तार पार्था चटर्जी से जुड़ते हैं उन्हें जुठलाना इतना आसान भी नहीं है। पार्था चटर्जी के घर से हुई बरामदगी में ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति से जुड़े हैं। फिर अर्पिता के सामने ये चुनौती है कि अगर वो इस पूरी संपत्ति को अपना बता देती हैं तो वो वैध कैसे साबित करेंगी। इसलिए अब पार्टी कह रही है कि अगर चटर्जी दोषी हैं तो कार्यवाही होगी। केंद्र पर लगातार मुखर रहने वाली ममता बनर्जी के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। उनके सूबे में इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली का आरोप उनके करीबी नेता पर लग गया है। क्या ये 2024 को लेकर ममता की तैयारियों पर असर डालेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। लोगों की याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन फौरी तौर पर ममता बनर्जी सरकार अब सीधे केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ गई हैं। अब बस देखना यह है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को न्यायालय में साबित कर पाती है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जाते जाते जरा जान लेते हैं, नाम बार बार सुना, अर्पिता। एक नजर अर्पिता पर। कभी कोलकाता के बेलघरिया इलाके के दीवानपाड़ा में एक साधारण से घर में रहने वाली अर्पिता आज दक्षिण कोलकाता के पास हाई राइज कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैटों की मालकीन है। अर्पिता ने नेल आर्टिस्ट से लेकर एक मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता बनने तक का यह सफर महज 2 दशकों में पूरा किया है। इन 20 सालों में अर्पिता को देखने वाले भी उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की को देखकर हैरान थे। अर्पिता ज्यादातर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। बांग्ला के अलावा वो उड़िया फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ये तो रहा अर्पिता के बारे में, और आपको हमने एसएससी के बारे में समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें इसमें छूट गई, आप क्या चाहते हैं कि और क्या जुड़ना चाहिए था आपकी तरफ से, और क्या कुछ मैटर है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए दीजिए विदाई, शुक्रिया।